हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के पास 3000 एकड़ में बनेगा औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित हरियाणा बनाने के लिए उद्योगों का विकास आवश्यक। राज्य में 10 आईएमटी स्थापित करने का है संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के अपने दौरे पर कैथल के श्रमिक रामपाल कश्यप से की मुलाकात। जूते पहनाकर किया 14 वर्ष पहले का संकल्प पूरा। सांसद किरण चौधरी ने कहा, हिसार में हवाई अड्डे के बनने से देश व दुनिया से जुड़ेगा हरियाणा। प्रदेश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में होगा अभूतपूर्व विकास। और परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला में हाईवे के किनारे बनी पहली अटल किसान कैंटीन का किया उद्घाटन। फसल बेचने आए किसानों को मिलेगा सस्ता और अच्छा भोजन। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के पास लगभग 3000 एकड़ में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आईएमसी स्थापित किया जाएगा। इस पर लगभग 4680 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस आईएमसी को राज्य सरकार और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित करेगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई एक अहम बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जल्द ही औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के विजन के तहत विकसित हरियाणा बनाने के लिए उद्योगों का विकास अति आवश्यक है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में 10 आईएमटी स्थापित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस आईएमसी में भारत के साथ ही विदेशी कंपनियों को भी निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिसार में चिन्हित 7200 एकड़ में से लगभग 4212 एकड़ में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है और लगभग 2988 एकड़ में आईएमसी स्थापित की जाएगी। एयरपोर्ट के नजदीक होने से उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस बैठक में बताया गया कि देश भर में विनिर्माण क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर आधारित एकीकृत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित कर रही है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 7 राज्यों के कुल 6 शहरों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्थापित की जाएगी, जिसमें हिसार में स्थापित होने वाला आईएमसी सबसे बड़ी परियोजना है। इस आईएमसी को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना को विकसित होने से लगभग 32,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना के साथ ही 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी सुसज्जित होंगे। आईएमसी में सड़क, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट सहित सभी प्रकार की बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जल्द ही एनआईसीडीसी और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन एमओयू किया जाएगा। एनआईसीडीसी द्वारा विकसित किए जा रहे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत हरियाणा के नांगल चौधरी में लगभग 886 एकड़ पर एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा। इसके चलते प्रदेश को 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का बड़ा फायदा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने हरियाणा दौरे के दौरान यमुनानगर में पूर्व भारोत्तोलक खिलाड़ी व ओलंपिक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि यमुनानगर में ओलंपिक पदक विजेता और प्रसिद्ध एथलीट कर्णम मल्लेश्वरी से मुलाकात की। भारत को एक खिलाड़ी के रूप में उनकी सफलता पर गर्व है। युवा एथलीटों को मार्गदर्शन देने का उनका प्रयास भी उतना ही सराहनीय है। गौरतलब है कि कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। सिडनी 2000 ओलंपिक में कर्णम ने ये कारनामा हासिल किया था। वहीं एक अन्य जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैथल निवासी रामपाल कश्यप से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि कश्यप ने 14 साल पहले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक नंगे पैर रहने की शपथ ली थी और आज उन्हें उनसे मिलने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे रामपाल कश्यप जैसे व्यक्तियों के समर्पण और स्नेह से अभिभूत हैं। उन्होंने ऐसे लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी भक्ति को समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों में लगाएं। दरअसल कैथल जिला के गांव गुलाम खेड़ी के मजदूर
रामपाल कश्यप ने 14 वर्ष पहले एक संकल्प लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते और प्रदेश व देश में भाजपा की मजबूत सरकार नहीं बनती और जब तक वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल नहीं लेते तब तक वे जूते व चप्पल नहीं पहनेंगे। कल प्रधानमंत्री के हरियाणा दौरे के दौरान उनकी ये मुराद पूरी हो गई। पीएम से मुलाकात के बाद रामपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे बहुत स्नेह और आशीर्वाद दिया, मुझे उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, मैं जब अपने पाँव में जूते चप्पल नहीं डालूंगा। मैंने 14 साल से नहीं डाले थे। मैंने कभी नहीं सोचा था जी, ये मेरी आवाज रेखा शर्मा ने जी उठाई है और उन्होंने मेरे फोन किया कि भी आपको प्रधानमंत्री जी जूते डलवाएंगे। मेरे को जी बहुत अच्छा महसूस होया कि भी मेरे को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जूते डलवाएंगे और आज ये मेरा प्रण पूरा हुआ है। मेरे को तो जैसे भगवान मिल गए साक्षात। आज मेरे को खुशी का ठिकाना नहीं। धन्यवाद करना चाहूँ जी, आज मेरे पाँव में उन्होंने जूते चप्पल डलवाए। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिसार में हवाई अड्डे के अनावरण से हरियाणा प्रदेश में नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास होगा। इस हवाई अड्डे के बनने से हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व दुनिया से जुड़ेगा। वहीं यमुनानगर में थर्मल प्लांट को लेकर भी किरण चौधरी ने इसे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार में मुसलमानों के हितों को लेकर अपने वक्तव्य में जो बात कही है उससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय के हितों को लेकर कितने गंभीर हैं। हाल ही में देश में लागू हुए वक्फ बिल से अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को वक्फ बोर्ड की संपत्ति का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की 2 बार शीर्ष कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, परंतु अभी तक वे अपने नेता नहीं चुन पाए। वहीं हिसार के कांग्रेस सांसद जयप्रकाश द्वारा हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से ना किए जाने की बात का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम से ही है। कांग्रेस नेता का ये बयान क्षेत्र में विकास को ना देख पाने की मंशा दर्शाता है कि हरियाणा को डेडिकेट करा है। एक तो उड़ान भरी है अयोध्या की कल हिसार एयरपोर्ट से, दूसरा जो है टर्मिनल जो है वो डेडिकेट करा है, वहाँ पर वो बनेगा। पावर थर्मल पावर प्लांट जो है वहाँ पर डेडिकेट करा है यमुनानगर में। प्रधानमंत्री जी ने सारी जो है अपनी बातें रखी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि कांग्रेस ने केवल और केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करी, इस समुदाय को उठाने की बात नहीं करी और आज यही नतीजा है। उन्होंने कहा कि आज जो है हमारा जो मुस्लिम भाई है उसका जो समाज है वो ऊपर नहीं उठ पाया है। हरियाणा के अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और इनका जो है केवल 3% भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, समझ गए? तो कितनी मतलब अगर ये किराए पे दी जाए या इसके ऊपर कोई इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, कोई और काम किया जाए तो कितना भला जो है मुस्लिम समुदाय का हो सकता है। विनेश फोगाट को लेकर किरण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने छूट देते हुए उन्हें पूरा सम्मान दिया तथा खेल विभाग द्वारा दिए जाने वाले अधिकतम लाभ का ऑफर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि हाल ही में ताशकंद में आयोजित इंटर पार्लियामेंट यूनियन में उन्हें भाग लेने का अवसर मिला। इस दौरान उन्होंने भारत की तरफ से 6 पेपर पेश किए, जिसमें भारत की न्यूक्लियर पावर पॉलिसी पर देश का रुख दुनिया को बताना रहा है। प्रेजेंट करा पेपर ऑन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर पावर के ऊपर, इसके ऊपर करके जो है कि जहां पर हम किसी के ऊपर अग्रेशन नहीं करना चाहते, हम जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए जो है हिंदुस्तान के प्रति बहुत ज्यादा इज्जत है। मतलब जो ये बड़े बड़े देश हैं, दे आर टॉकिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हमने तो 33% रिजर्वेशन कर दिया महिलाओं का, तो कितनी बड़ी बात, पार्लियामेंट के अंदर सारी जगह पर नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या जाने वाली पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू होने से हिसार के लोग उत्साहित नजर आए। हवाई अड्डे से पहली बार सफर कर रहे यात्री काफी खुश दिखाई दिए। यात्रियों ने कहा कि दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है, ये किसी उत्सव से कम नहीं कि पहली फ्लाइट से अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की पहली फ्लाइट में यात्रा करना हमारा सौभाग्य और हम इस गौरवपूर्ण क्षण का हिस्सा बने हैं।
भगवान राम की जो इच्छा है उन्होंने हमें बुलाया। अयोध्या में पहली हिसार से हवाई जहाज जा रहा है, तो हम उसकी खुशी में, लहर में हम भी साथ चले हैं और हमारा पूरा परिवार इस उत्सव को मनाने चल रहा है। सौभाग्य है कि परिवार के साथ हरियाणा की पहले एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट के अंदर हम हिस्सा बन रहे हैं और सारा परिवार सब साथ है, बाकी दोस्तों का परिवार साथ है। तो ऐसा मौका कम मिलता है और हमें मिला है और हम तो अपना को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस उत्सव में हम भी जुड़ गए हैं। पहली बार हिसार से हवाई यात्रा कर रहे लोगों ने कहा कि इस अनुभव को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हिसार के लिए ये बहुत गर्व का दिन है। उन्होंने हिसार से हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस मौके का हम वर्षों से इंतजार कर रहे थे वह अब आ गया है। दोनों का ये सपना था कि पहली फ्लाइट जाएगी तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारा मिस हो गया था। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। हम हांसी से हैं। हम दोनों का सपना था कि हमें अयोध्या जाना है। मैं आर्मी स्कूल में वर्क करती हूँ, पर मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरे को जाना है अयोध्या, पर मैं जा नहीं पा रही थी। जय श्री राम। थैंक्स टू एवरीबडी। ये जो फर्स्ट फ्लाइट है हिसार से अयोध्या के लिए, इसके लिए हम बहुत ही उत्साहित हैं और बोलने के लिए शब्द बड़े कम भी हैं और बोलने के लिए अभी उत्साह इतना है कि वो शब्द मेरी जीवा के नीचे नहीं दब पा रहे हैं। यहाँ हिसार सिटी के लिए बहुत ही उम्दा मोमेंट होगा और इसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं इनके कि हिसार से इस फ्लाइट को शुरू किया है। हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ जयदीप सिंह बल्हारा ने कहा कि अयोध्या जाने वाले यात्रियों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। राज्य में पहली बार कमर्शियल फ्लाइट संचालित हो रही है। इसके लिए अथक प्रयास किए गए। ये पहला चरण है। इसके बाद 24 घंटे हिसार हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या और दिल्ली के बाद चंडीगढ़ और जयपुर के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इसके बाद अहमदाबाद और जम्मू के लिए भी उड़ानें शुरू की जाएंगी। नाइट लैंडिंग की सुविधा 6 महीने के भीतर शुरू होने की उम्मीद है, जिसके लिए उपकरण लगाए जा चुके हैं। चेहरे देख सकते हैं कैसे मुस्कुरा रहे हैं और हरियाणा में पहली बार कमर्शियल फ्लाइट किसी एयरपोर्ट से उड़ने जा रही है। इसके लिए हमने अथक प्रयास किए हैं और आज वो फ्रूटफुल रहा है। और ये तो पहला चरण है। इसके बाद हम लोग 24 आवर भी इस एयरपोर्ट को चलाएंगे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इमीडिएटली बाद हम चंडीगढ़ और जयपुर की फ़्लाइट चलाएंगे और इसके बाद अहमदाबाद और जम्मू। लैंडिंग की सुविधा पूरी उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट लग चुके हैं, कैलिब्रेशन चल रही है और लगभग 6 महीने लगेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रदेशवासियों को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर में लगभग 8,469 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 800 मेगावाट की तीसरी इकाई का शिलान्यास किया। इसके अलावा यमुनानगर में 90 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले गोबर्धन संयंत्र का शिलान्यास और लगभग 1,069 करोड़ रुपए से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया। यमुनानगर निवासियों ने प्रधानमंत्री द्वारा थर्मल पावर प्लांट की नई यूनिट का शिलान्यास और हिसार एयरपोर्ट से हवाई यात्रा का शुभारंभ करने के उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे व औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। बड़ा एक महत्व है और हमारे हरियाणा के लिए, बहुत हरियाणा निवासियों के लिए बड़ी खुशनसीबी है। जो इनका मिशन है हमारे प्रदेश के लिए, हमारी प्रदेश की जनता के लिए, जो एक सक्सेसफुल तरीके से हरियाणा को चलाना और हरियाणा की प्रगति करना, ये उसमें एक बहुत बड़ा योगदान करेगा। कि उन्होंने हमें एक रेवाड़ी का बाईपास दिया, हमारे यमुनानगर को 800 मेगावाट की बिजली संयंत्र की सौगात दी, उसके साथ बायोगैस का एक प्लांट दिया और सबसे बड़ी बात जो हमारे हरियाणा को पहला अपना एयरपोर्ट मिला, हिसार का एयरपोर्ट, जिसकी फ़्लाइट हिसार से पहली फ़्लाइट अयोध्या के लिए गई। पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और एक बायोगैस प्लांट और एक रेवाड़ी में बाईपास और हिसार में एयरपोर्ट की सौगात दे के गए हैं। और हम उनसे यही आशा करते हैं कि
हरियाणा को और नई सौगातें दें। हरियाणा भी उनको जी भर के प्यार दे रहा है। हरियाणा में आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की गंभीरता एक बार फिर नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसार व यमुनानगर में कार्यक्रम के तुरंत बाद उन्होंने चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने निर्देश दिए कि 15 जून तक प्रदेश भर में सभी सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो सके। अधिकारी विशेष अभियान चलाकर सड़कों के सुधारीकरण के संबंध में अल्पावधि के टेंडर लगाकर सभी प्रक्रिया जल्द पूरी करना सुनिश्चित करें ताकि आगामी मानसून से पहले सभी सड़कों की मरम्मत का कार्य पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए, प्रत्येक कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और संबंधित महानगर विकास प्राधिकरण, पंचायती राज्य तथा जिला परिषद के अधीन जो भी सड़कें हैं उन सभी की विशेष मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित GIS आधारित हरपथ एप्लीकेशन का अपग्रेड वर्जन 2 को 25 अप्रैल को मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस एप्लीकेशन में आमजन प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इससे त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हुए सड़कों का सुधार किया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून के मौसम में राज्य में जल भराव रोकने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि नालों की सफाई और नहरों की डीसिल्टिंग करवाना सुनिश्चित करें। प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला में हाईवे के किनारे बनी पहली अटल किसान कैंटीन का उद्घाटन किया। अनाज मंडी स्थित इस कैंटीन में किसानों और मजदूरों को मात्र 10 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। राज्य में गेहूं की खरीद और उठान का सिलसिला जारी है। ऐसे में किसान अपनी फसल को लेकर मंडी में आ रहे हैं, लेकिन कई बार उन्हें यहाँ खाने की दिक्कत आती थी, जिसका समाधान अब निकाल लिया गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि ये राज्य में हाईवे पर बनी पहली मंडी है। किसानों की सुविधा को देखते हुए इसे बनाया गया है। किसान कैंटीन से मात्र 10 रुपए में अच्छा भोजन कर सकते हैं। किसानों के लिए ये कैंटीन काफी किफायती रहेगी और बाकी का खर्च मंडी प्रशासन वहन करेगा। उनके लिए कोई खाने पीने की यहाँ पर इंतजाम नहीं होता, इसलिए ये कैंटीन खोली है। 10 रुपए में खाना देंगे, बाकी के 15 रुपए जो उसमें होंगे वो मार्केट कमेटी अपनी तरफ से इसमें डालेगी। तो सदर बाजार में छोटी सी थी, धूल उड़ती थी, ट्रालियां नहीं जाती थी, ढेरी लगाने की जगह नहीं थी, तो बड़ी दिक्कतें थी। तो इसलिए मेरी सरकार आने पर सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैंने मंजूर कराया वो यही कराया और एक अच्छी सुंदर अनाज मंडी बनी आई है। वहीं किसान भी कैंटीन के खुलने से काफी खुश है। उन्होंने इसे सरकार की एक बेहतरीन पहल बताते हुए आभार जताया है। किसानों का कहना है कि वे यहाँ अनाज लेकर आते हैं, मंडी में कई बार काफी समय भी लग जाता है। ऐसे में कैंटीन में सस्ते और अच्छे खाने की व्यवस्था हो सकेगी। कैंटीन का किसानों को बहुत फायदा होगा। इस मंडी के आसपास ना तो कोई शहरी एरिया पड़ता है और ना कोई बढ़िया दुकान है, और किसान यहाँ दिन रात भूखा बैठता है। तो वो एक मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। अब ये बहुत सराहना योग है कि यहाँ कैंटीन खुली है। किसान को 10 रुपए में खाना मिलेगा और किसान भूखा नहीं रहेगा यहाँ। इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं और ये हर मंडी में कैंटीन होनी चाहिए और ये कम से कम सीजन से 15 दिन पहले चलनी चाहिए। कैंटीन खोल रही है सरकार तो अच्छी चीज है और 10 रुपए में खाना मिलेगा गरीब आदमी को, किसान को आराम से बैठने का भी बढ़िया जगह है। मौके पर पहुंचे, हमने भी देखा तो बहुत अच्छी चीज है। 10 रुपए में खाना कहाँ मिलता है आजकल? 10 रुपए में चाय का कप नहीं मिलता और यहाँ पे खाना मिल रहा है। तो अच्छी पहल है ये। इस मंडी में कैंटीन खुली, हम तो कहेंगे सब मंडियों में कैंटीन होनी चाहिए। और जैसे मजदूर है यहाँ काम करते हैं, इनको सबको फायदा है। यहाँ से बड़ा अच्छा खाना मिलेगा, फ्रेश खाना मिलेगा। और जहाँ खाना खाने की जगह यहाँ भी देखिए हमने बहुत बढ़िया बनी हुई है और बहुत बहुत सरकार का, हमारे बीच साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जी।
प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक तेज हो गई है। अब तक करीब 27 लाख टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है। इसमें से करीब 17 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है और 13 लाख टन का उठान हो पाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उठान को लेकर तेजी बरतने को कहा है ताकि आगामी समय में मंडियों में गेहूं लेकर आने वाले किसानों को दिक्कत ना हो। अब की बार प्रदेश की 400 से अधिक मंडियों व खरीद केंद्रों से 75 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले 10 दिनों में आवक और भी तेज होने की संभावना है। प्रदेश में 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की खरीद होनी है। अब तक करनाल में सबसे अधिक गेहूं व भिवानी जिला में सबसे अधिक सरसों की आवक हुई है। प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा है कि अनाज मंडी में गेहूं खरीद के मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फसल मंडी में आने के बाद समय से निर्धारित भाव पर खरीद कर 78 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भुगतान हो जाना चाहिए। उन्होंने कल लाडवा की अनाज मंडी पहुंचकर गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गेट पास के साथ गेहूं खरीद और उठान से जुड़ी सुविधाओं का निरीक्षण कर आड़तियों और किसानों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि लाडवा अनाज मंडी से अब तक 14,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसमें से 40% का उठान भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए व्यापक प्रबंध और समुचित व्यवस्था की गई है। लाडवा मंडी का दौरा किया है और यहाँ किसानों से भी बातचीत की है और आड़तियों से भी बातचीत की है और सब तरह से ठीक चल रहा है। किसानों ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं आ रही, लिफ्टिंग का भी काम चल रहा है और अभी तक 14,000 मीट्रिक टन गेहूँ आ चुका है। उधर नूंह जिले की सबसे बड़ी अनाज मंडी पुन्हाना में भी गेहूं की खरीद की गति बढ़ गई है। खरीद एजेंसी वेयरहाउस द्वारा अब तक 29,000 क्विंटल सरसों व 1,02,000 क्विंटल गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। खरीद में एजेंसियों द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों का ही गेहूं खरीदा जा रहा है। मार्केट कमेटी के सचिव रणधीर सिंह ने बताया कि मंडी में वेयरहाउस एजेंसी को सरकारी खरीद की जिम्मेदारी दी गई है। किसानों को गेट पास काटकर ही अंदर आने दिया जा रहा है ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। गेहूं की 2,425 रुपए प्रति क्विंटल जबकि सरसों 5,950 रुपए प्रति क्विंटल खरीद हो रही है। मंडी में किसानों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। उन्होंने किसानों से अपनी बात करते हुए कहा कि मंडी में फसल सुखाकर लाएं ताकि फसल बेचने में कोई दिक्कत ना हो। अब तक की 1,20,836 क्विंटल सौ की हुई है हमारी। इसमें जो 1,20,836 क्विंटल है इसमें हमारी 8266 क्विंटल है प्राइवेट और 1,02,000 है 1,02,841 क्विंटल है सरकारी। अच्छा। भी गाड़ी आता है जो भी व्हीकल आता है एंट्री करके उसकी गेट पास काट के और जब अंदर जाने देते हैं उसको। चाहे प्राइवेट कटो या फिर उसका गवर्नमेंट परचेज का कटे। इसलिए पानी साफ सफाई सारी मतलब मंडी के अंदर व्यवस्था हमारी तरफ से पूरी है। वहीं मंडी के आड़तियों व किसानों ने कहा कि गेहूं व सरसों की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है और मंडी में किसानों के लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। हमारे अनाज मंडी पुन्हाना में 1 अप्रैल से ही पर्ची चालू है गेहूं के सरसों की, जो कि खरीद दोनों ठीक चल रही है। लगभग 1 लाख क्विंटल गेहूं की चुकी है जी। किसानों को अच्छी सुविधा है जी, पानी भी है, रोड का जाम भी नहीं है उसकी बार और कोई परेशानी नहीं आ रही है। देखो भाव अच्छे हैं, सरसों भी और गेहूं भी किसानों को सब बेचनी चाहिए। आगे मद्दा रहे तेज रहे कुछ पता नहीं। अब बहुत दिन रेट में बिक रही है फसल, बाकी ठीक है किसानों पर फसल तो गेहूं भी और सरसों भी सुखा कर ही जमींदार ला रहा है, जिससे उनको भी कोई समस्या नहीं हो रही है। तो पोर्टल पर जो चढ़ा हुआ है वो ही मंडी में परचेज हो रही है। कोई परेशानी नहीं है, ना उठने में ना उतरने में, सब तरीके की सुविधा में सरकार की तरफ से मिली हुई। किसानों से ये करना चाहेंगे कि अपनी फसल लाएं और थोड़ी बहुत जो घर बची हुई है 2,2400 का बढ़िया रेट है सरकार का और 59.5 रुपए सरसों का जो रेट है अपनी फसल लाएं और गेट पास करना।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और देश के नागरिक की जमीन को अवैध रूप से हथियाने की कोशिश को रोकने की केंद्र सरकार की नीति का हिस्सा है। कोची में आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुनम्बाम की जमीन को एक तरफा तरीके से वक्फ की जमीन घोषित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। मुनम्बाम जैसी स्थिति अब देश में कहीं भी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है और वक्फ संशोधन अधिनियम किसी समुदाय को अपना निशाना नहीं बनाता। कई मुस्लिम संगठन इस अधिनियम के समर्थन में आगे आए हैं। केंद्रीय मंत्री केरल के तटवर्ती गांव मुनम्बाम का दौरा कर रहे हैं, जहां लगभग 610 ईसाई मछुआरा परिवार अपनी संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड के दावे के खिलाफ लगभग 6 महीने से विरोध दर्ज कर रहे हैं। We brought this amendment for the provisions which were there in the 1995 Waqf Act, which had given unprecedented powers and authorities to the Waqf Board. Sufferings and the pains of the 600 families of Munambam. These 600 fishermen have been appealing to everyone. So I told the people of Kerala that please put pressure to the Congress and the Communists, the LDF and the UDF, both the groups. Don't play vote bank politics. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा आज प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे गुरुग्राम के शिकोपुर लैंड घोटाले में पूछताछ हुई। ईडी ने जमीन सौदे से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पूछताछ के लिए उन्हें दूसरा समन भेजा था। आज ईडी ने जारी किए गए समन में उन्हें सुबह 11 बजे कार्यालय में पेश होने को कहा था। वाड्रा इससे पहले 8 अप्रैल को भेजे गए पहले समन पर पेश नहीं हुए थे। ईडी ऑफिस जाते समय वाड्रा ने कहा कि मैं हमेशा सभी सवालों के जवाब देता हूं और देता रहूंगा। केस में कुछ नहीं है। इस केस में उनके साथ प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाड्रा की कंपनी को मुनाफा पहुंचाया। जांच एजेंसी उनकी फर्म स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है। बिहार 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। इस प्रतियोगिता के मुकाबले पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर सहित विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित एक समारोह में खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के शुभारंभ और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। खेलो इंडिया का शुभारंभ गज सिंह होगा, जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। शुंभकर नालंदा और बोध गया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है, जिसे मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा गया है। खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का प्रतीक चिन्ह बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नारंगी रंग से प्रेरित है। ये उत्साह और प्रकृति को दर्शाता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण व महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा कि देश में राष्ट्रीय खेलों के बाद इस दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन की विभिन्न स्पर्धाओं में 8,500 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। अगले महीने के पहले पखवाड़े में होने वाले इस आयोजन में 10,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, कबड्डी जैसे खेलों के अलावा एथलेटिक्स और सेपक टेकरा की 18 विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। मलखम्ब जैसे विभिन्न 27 देश भर खेल की खेलो इंडिया युवा खेल का हिस्सा होंगे। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। देश भर के 533 बैंक शाखाओं में लोग बड़ी संख्या में पंजीकरण कराने पहुंच रहे हैं। इन शाखाओं में पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, J&K बैंक और येस बैंक शामिल है। अकेले PNB की 309 शाखाओं में पंजीकरण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। पंजीकरण के लिए आधार आधारित KYC और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त
डॉक्टर या अस्पताल से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिए 150 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यात्रा की तारीख से 8 दिन पहले तक उस दिन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। हर दिन के लिए यात्रियों की संख्या सीमित रखी गई है। तय संख्या पूरी होने के बाद उस दिन का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। इस साल 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। गौरतलब है कि इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। ये यात्रा 2 मार्गों से होगी, पहलगांव अनंतनाग जिला और बालटाल गांदरबल जिला। यात्रा से जुड़े कुछ नियम भी तय किए गए हैं। 13 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी, भले ही उनके पास अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो। इसी तरह गर्भवती महिलाओं को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।